कहानी की शुरुआत होती है 1976 से, जहां हम इंडोनेशिया के एक छोटे से गांव को देखते हैं और यहां गांव के बच्चे कुछ सूखी घास से एक फुटबॉल बनाकर खेलने के लिए खेतों की तरफ जाने लगते हैं। तभी इन्हीं बच्चों में से अब्दी नाम के एक लड़के का फादर अपने बेटे को सख्त लहजे में वार्निंग देते हुए कहता है कि शाम होने से पहले घर वापस आ जाना। तभी अब्दी अपने फादर से कहता है कि परेशान मत हो, अंधेरा होने से पहले मैं घर वापस आ जाऊंगा। ये कहकर सभी बच्चे फुटबॉल खेलने के लिए खेतों की तरफ चले जाते हैं और खेतों के बीचों बीच पहुंचने के बाद ये लोग फुटबॉल खेलने में इतने मगन हो जाते हैं कि इन्हें टाइम का पता ही नहीं चल पाता और किसी को भी इस बात का एहसास नहीं था कि अब जल्दी अंधेरा होने वाला है। लेकिन यहाँ कुछ बच्चे बढ़ते हुए अंधेरे को नोटिस कर लेते हैं और फिर एक एक करके सभी बच्चे अपने घर की तरफ लौटने लगते हैं। लेकिन अब्दी और उसका दोस्त नोयान डिसाइड करते हैं कि अभी तक पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ है, इसीलिए ये दोनों खेल जारी रखते हैं और खेलते खेलते अचानक इनकी बॉल खेतों के बीचों बीच चली जाती है। तब यहाँ अब्दी होश से काम लेते अपने दोस्त से कहता है कि अभी अंधेरा होने वाला है, इसलिए हमें बॉल को यहीं खेतों के बीच छोड़ देना चाहिए और कल सुबह आकर रोशनी में हम अपने बॉल को ढूंढ लेंगे। लेकिन नोयान बॉल को अभी ही लेना चाहता था और फिर अब्दी ना चाहते हुए अपने दोस्त के साथ बॉल को ढूंढने के लिए खेतों के बीचों बीच आ जाता है, जहां ये दोनों बॉल को ढूंढने लगते हैं। लेकिन घनी घास होने की वजह से इन्हें बॉल कहीं पर भी दिखाई नहीं देती और बॉल ढूंढते ढूंढते चारों तरफ काला अंधेरा छा जाता है और तभी इन्हें महसूस होता है कि यहाँ खेत में हम दोनों के अलावा कोई और भी है। अब यहाँ डर के मारे अब्दी नोयान से कहता है कि हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन नोयान बिना बॉल ढूंढे किसी भी कीमत पर घर वापस जाने को तैयार नहीं था। और फिर जब दोनों खेत में कुछ और आगे बढ़ते हैं तभी इन्हें सामने एक अजीब सी लड़की दिखाई देती है जो बहुत ही ज्यादा डरावनी दिख रही थी और वो लड़की इंसान तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। साथ ही वो लड़की इनकी बॉल अपने हाथों में लेकर खड़ी होती है। अब यहाँ वो लड़की नोयान को अपना बॉल लेने के लिए आगे आने को कहती है। तब नोयान भी उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर अब्दी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नोयान पूरी तरह से उस लड़की के वश में आकर उसके पीछे चलता रहता है। और फिर जब अब्दी अपने दोस्त को वापस घर ले जाने के लिए उसके पीछे आता है तो वो सामने कुछ ऐसा देखता है जिससे अब्दी पूरी तरह से हिल जाता है, क्योंकि सामने वो लड़की एक बड़ा सा पत्थर उठाकर नोयान के सिर पर कई वार करती है, जिससे नोयान की वहीं पर ही मौत हो जाती है। अब ये सब देखकर अब्दी खुद को बचाने के लिए दौड़कर गांव पहुंचता है और चिल्लाकर सभी गांव वालों को इकट्ठा कर देता है, जहां वो गांव वालों को सारी बात बता देता है कि खेतों में एक अजीब सी लड़की घूम रही है जिसने नोयान को मार दिया है। और फिर सभी गांव वाले मिलकर खेतों की तरफ आते हैं, लेकिन इन्हें ना तो नोयान दिखता है और ना ही वो अजीब सी लड़की। पर कुछ दूर आगे जाने के बाद इन्हें नदी के किनारे पर नोयान की डेड बॉडी मिलती है। ये डरावना नजारा देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अब इन लोगों ने नोयान की डेड बॉडी तो देख ली होती है, लेकिन इन्हें नोयान को मारने वाली वो अजीब सी लड़की कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। इसीलिए अगले दिन नोयान के फादर अब्दी के फादर के पास आता है और अब्दी को बुरा भला कहने लगता है, क्योंकि नोयान के फादर को लग रहा था कि अब्दी ने ही मेरे बेटे को मारा है और अब्दी खुद को बचाने के लिए झूठी मूठी कहानी बना रहा है कि नोयान को एक अजीब सी लड़की ने मारा है। अब यहाँ नोयान और अब्दी के फादर के बीच बहस होने लगती है और तभी इनके बीच मास्टर शेंगाई आ जाते हैं और शेंगाई नोयान के फादर और अब्दी के फादर की पूरी बात सुनने के बाद वो नोयान के फादर से कहता है कि अब्दी झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि नोयान को सुमाला ने मारा है। ये सुनकर गाँव के लोग अजीब तरह से रिएक्ट करते हैं कि आखिर ये सुमाला कौन है। तब यहाँ शेंगाई गांव के लोगों को सुमाला की पूरी कहानी सुनाने लगता है और कहानी हमें ले जाती है आज से 29 साल पीछे, यानी कि 1947 में। 29 साल पहले गांव के सबसे अमीर आदमी का कोई बच्चा नहीं था। इस वजह से उसका चाचा उसकी जमीन हड़पना चाहता था ताकि वो जमीन उसके बच्चों को मिल जाए और सुजीमन के पास कुछ ना रहे। दरअसल उस अमीर आदमी का नाम सुजीमन है। ये सुनकर सुजीमन बहुत गुस्से में आ जाता है। वो घर के अंदर जाकर अपनी बीवी को धमकाता है कि अगर 1 साल में बच्चा नहीं हुआ तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। ये सुनकर उसकी वाइफ बहुत दुखी हो जाती है। फिर उसे एक ऐसी औरत के बारे में पता चलता है जो उन बच्चों को जन्म दिलाती है। ये सुनना अजीब था, लेकिन फिर भी वो अपनी नौकरानी के साथ उस औरत के पास चली जाती है। वहाँ पहुंचकर वो कहती है कि मुझे एक बच्चा चाहिए। वो बूढ़ी औरत कहती है कि तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन पहले साफ साफ सुन लो, मैं ये सब काम काले जादू से करती हूँ और मेरा मकसद पूरा करने में शैतान मेरी मदद करता है। तुम्हें बच्चा तो मिलेगा, पर बदले में तुम्हें कुर्बानी भी देनी होगी। तुम 2 बेटियों को जन्म दोगी, एक तुम्हारी बेटी होगी और दूसरी शैतान की। एक का दिल बहुत अच्छा होगा और दूसरे के अंदर शैतान के सारे काम होंगे और तुम शैतान की बेटी को किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचाओगी। अगर तुमने ऐसा किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो औरत बस बच्चा चाहती थी, इसीलिए सब मान गई। बूढ़ी औरत ने कुछ मंत्र पढ़े और खून में कुछ चीजें मिलाकर वो खून उसे पिला दिया। फिर कहा आज से 2 महीने बाद तुम्हें खुशखबरी मिलेगी। 2 महीने बीतते हैं और पता चलता है कि जादू सच में काम कर गया। सुजीमन की वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है। सुजीमन बहुत खुश होकर गाँव में ये खबर फैलाने को कहता है। वो पहले से जानता था कि 2 बेटियां होंगी, तो उसने दोनों के नाम सोच लिए थे। एक का नाम सुमाला और दूसरी का नाम कुमाला रखा। वक्त बीतता है और वो दिन आता है जब दोनों बेटियां जन्म लेती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कमरे में शैतान सोफे पर बैठा है। जैसे ही पहली बेटी जन्म लेती है वो बिल्कुल हिलती डुलती नहीं। सबको लगता है कि वो मर चुकी है।
फिर दूसरी बेटी जन्म लेती है और उसका चेहरा बहुत भयानक होता है। वो बहुत बदसूरत थी। सुजीमन उसे देखकर गुस्से में आ जाता है और उसका हाल बेहाल हो जाता है। गुस्से में वो बाहर जाता है, एक चाकू लाता है और उस बच्ची को मारने लगता है। उसकी वाइफ उसे रोकती है क्योंकि उसने शैतान से वादा किया था कि उस लड़की को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन सुजीमन को इस सौदे की कोई खबर नहीं थी। वो नहीं मानता और लड़की को मार देता है। जैसे ही वो मरती है तब पहली मरी हुई लड़की अचानक जिंदा हो जाती है। पहली लड़की के रोने की आवाज सुनकर सुजीमन बहुत खुश हो जाता है। वो गाँव में खबर फैलाता है कि उसे बेटी हुई है, लेकिन कुछ सालों बाद पता चलता है कि वो बेटी अपाहिज है। उसके जिस्म का दायां हिस्सा काम नहीं करता। उस बच्ची का नाम कुमाला था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बचपन में सुजीमन भी ऐसा ही था, लेकिन उसकी कुछ थेरेपी के बाद वो ठीक हो गया था। वो लोग कुमाला की भी थेरेपी करवाते हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। एक दिन कुमाला साइकिल से खेल रही होती है। उसकी माँ उसे मना करती है, लेकिन ना जाने क्यों वो बहुत गुस्सा हो जाती है और अपनी माँ से बुरा बर्ताव करती है। ये देखकर उसका फादर सुजीमन गुस्से में आ जाता है। वो उसे उठाकर कमरे में बंद कर देता है। वहाँ जाकर कुमाला अपना सर झटकाने लगती है जैसे कोई पागल हो गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे किसी आत्मा ने उसे पकड़ लिया हो, लेकिन घर वाले समझ नहीं पाते और कुमाला को पागल मान लेते हैं। सुजीमन को पागल बेटी कबूल नहीं थी, इसलिए उसने उसे तहखाने में बंद कर दिया। साल बीत जाते हैं और आज भी कोई उसे प्यार नहीं करता, यहाँ तक कि उसकी माँ भी नहीं। वो लोग उसे अक्सर उसी तहखाने में कैद रखते हैं। ये सब बातें कुमाला की माँ को बहुत दुख देती हैं, क्योंकि उसे शैतान से किया गया वादा याद रहता है कि वो दोनों बेटियों को प्यार से पालेगी, और एक को जन्म के वक्त ही मार दिया गया और दूसरे के साथ वो लोग बहुत बुरा बर्ताव कर रहे हैं। एक दिन दिखाया जाता है कि कुमाला तहखाने से भागकर बाजार पहुंच जाती है। बाजार में बहुत से बच्चे खेल रहे थे। जैसे वो बच्चे कुमाला को देखते हैं, उसके खराब हाथ पैर का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो उसे गेंद से मारते हैं और उसके चेहरे पर मिट्टी फेंकते हैं। ये सब कुमाला को बहुत बुरा लगता है। वहीं से गुजर रहे सुजीमन और उसकी वाइफ ये सब अपनी बेटी के साथ होता देखकर भी कुछ नहीं कहते। फिर सुजीमन अपने नौकर से कहकर कुमाला को घर बुलाता है और उसे कोड़े से बहुत मारता है, क्योंकि वो हमेशा कुमाला को बाहर जाने से मना करता था। इसके उलट सुजीमन की वाइफ की नौकरानी उसे बहुत प्यार करती थी। वो कुमाला को बचाने की कोशिश करती है पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। जब सुजीमन उसे मारकर चला जाता है तो सैम नाम की नौकरानी कुमाला की कमर पर दवा लगाती है। वो उसे शांत करती है और कहती है कि पियानो बजाओ, उससे मन अच्छा लगेगा। आज वो कुमाला के लिए गुड़िया भी लाई थी, क्योंकि आज उसका जन्मदिन था, जो कि कोई भी याद नहीं रखता था। रात में कुमाला सोने चली जाती है और आधी रात को उसकी अलमारी का दरवाजा खुद खुलता है और तब उसमें से एक आत्मा निकलती है। दरअसल वो आत्मा किसी और की नहीं बल्कि सुमेला की आत्मा थी, जो कि उसकी दूसरी बहन थी। कुमेला उसे देखकर डर जाती है और सुमेला उसे गले लगाकर कहती है कि डर मत, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। वो कहती है तुम्हारे फादर ने मुझे भी बहुत मारा था, अब वो तुम्हारे साथ भी वैसा ही कर रहे हैं, मैं इन सब बातों का बदला लूंगी। इतना कहकर हम देखते हैं कि सुमेला की आत्मा अजीब तरह से हंसने लगती है, जैसे वो कोई बुरा प्लान बना रही हो। उसकी परछाई आईने में दिखाई नहीं देती। अगले दिन हम देखते हैं कि जब कुमाला पियानो बजा रही होती है तो उसके फादर को यह आवाज बहुत परेशान कर रही होती है। वो इतना चिढ़ गया कि उसने कुमाला को थप्पड़ मार दिया। यहाँ उसकी माँ भी बैठी थी और उसने कुमाला के लिए कुछ नहीं कहा और ना ही उसे शांत कराया। इस बार सैम ने कुमाला को शांत कराया। अब जब सैम उसे मजबूत बनने के लिए कह रही थी, उसी वक्त कुमाला के जिस्म में एक बड़ा बदलाव आता है। वो खड़ी हो जाती है और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलने लगती है। हालांकि वो चल नहीं सकती थी, फिर भी वो चलती हुई अपने फादर के स्टडी रूम में पहुंचती है। जैसे ही वो अंदर जाती है वो एक पेन उठाती है और उसे अपने पापा के हाथ में घोंप देती है। उसका फादर ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसकी बेटी अब चल सकती है। ऊपर से उसने ऐसा काम किया जिससे उसके फादर का गुस्सा और बढ़ गया। इन सब के पीछे कुमाला नहीं बल्कि सुमाला की आत्मा थी, लेकिन अब सजा तो कुमाला को ही मिलनी थी। उसके फादर ने उसे क्रॉस पर बांध दिया और धूप में गाँव के बीच लटका दिया। कोई भी कुमाला की मदद नहीं करता। अब इस बात का बदला सुमाला की आत्मा लेने वाली थी। रात को जब खाने का टाइम होता है तो कुमाला को खाने के लिए लाया जाता है। तभी सुमाला की आत्मा फिर से उस पर सवार हो जाती है और कुमाला अजीब तरह से अपने कपड़े उतारती है और खाने की मेज पर उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है। इसके बाद वो बहुत अजीब और डरावने काम करती है। ये सब देखकर कुमाला की माँ को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जब वो आईने में देखती है कि ये सब सुमेला की आत्मा कर रही है तो वो डर और घबराहट से कांपने लगती है। कुमाला की नौकरानी सैम उसे वहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन कुमाला खुद को छुड़ाकर भाग जाती है और खेतों की तरफ दौड़ पड़ती है। वहाँ पहुंचकर वो जमीन से कच्चे मुर्गे खाने लगती है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो सैम उसे पूछती है कि कुमाला तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम तो पहले ऐसी नहीं थी। इस पर कुमाला सच बताती है कि ये सब मैं नहीं कर रही, ये सब सुमाला की आत्मा मुझसे करवा रही है। कुमाला की माँ भी ये बातें सुन लेती है और बहुत डर जाती है। उसे याद आता है कि उन्होंने शैतान से किया हुआ सौदा तोड़ दिया था। अब उसे उस औरत की वार्निंग याद आती है कि अगर तुमने सौदा तोड़ा तो तुम्हारा पूरा परिवार और सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसे पता था कि अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वही बूढ़ी औरत कर सकती है। वो उससे मिलने नदी के पास जाती है, लेकिन
लेकिन वहाँ नदी पार करने वाला आदमी कहता है कि वो औरत 1 महीने पहले ही मर चुकी है। अब वो डरते हुए अपनी नौकरानी सैम को सब कुछ बता देती है। वो कहती कि मैंने बच्चा पाने के लिए शैतान का सहारा लिया था, मैंने एक शैतान से सौदा किया था, पर अब वो सौदा टूट चुका है, अब बहुत बुरा होने वाला है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और कई सालों बाद भी इन लोगों का रिश्ता कुमाला से अच्छा नहीं रहता। सैम अपने मालिक सुजीमन से कहती कि कुमाला पर ये जुल्म बंद करो, लेकिन सुजीमन नहीं मानता। वो कहता है कि कुमाला दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही है, उसे सजा मिलना जरूरी है। फिर भी सैम कुमाला के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी हूँ, चाहे तुम जैसी भी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सब सुनकर कुमाला के दिल में सैम के लिए इज्जत बढ़ जाती है और अपने माँ बाप के लिए नफरत। अगले दिन वही बच्चे जो उसे बाजार में मिले थे उसे फिर तंग करने आ जाते हैं। वो खेलने का बहाना बनाकर कुमाला को नीचे बुलाते हैं, वो उसका मजाक उड़ाते हैं और उसके चेहरे पर मट्टी फेंकते हैं। सैम उन्हें भगा देती है। कुमाला के माँ बाप दूर से ये सब देखते हैं पर वो भी कुछ नहीं कहते। कुमाला बाहर क्यों आई थी इसकी सजा में उसके फादर उसे फिर से तहखाने में बंद कर देते हैं। अब रात को कुमाला की माँ तहखाने से अजीब आवाजें सुनती है। वो देखने जाना चाहती थी लेकिन उसका पति कहता कि ये सब तुम्हारा वहम है, मगर उसकी माँ का शक सही था। कुमाला ने खुद को आजाद कर लिया था क्योंकि अब सुमाला की आत्मा उस पर काबिज थी। वो एक चाकू लाती है और खेतों की तरफ चली जाती है। सुमाला की आत्मा भी उसके पीछे जाती है। वो उसी बच्चे के पास पहुंचती है जिसने उसका मजाक उड़ाया था कि वो अपाहिज है। वो बच्चा कुमाला को चलते हुए और उसके पीछे आत्मा को देखकर डर जाता है। भागने से पहले कुमाला उसे पकड़ लेती है और चाकू से उसका काम तमाम कर देती है। अब कुमाला रात में उन दोनों बच्चों के पास जाती है जो उसके साथ थे। पहले वो उन्हें डराती है और उनका मजाक उड़ाती है, फिर उन पर हमला करके उन्हें भी मार डालती है। तीनों बच्चों की मौत के बाद अगले दिन उनके माँ बाप और पूरा गांव उन्हें ढूंढने निकलता है, लेकिन सारे गांव में वो बच्चे नहीं मिलते। फिर गांव वालों ने तय किया कि अगले दिन पास के गांव जाकर बच्चों को ढूंढेंगे। तब तक सबको मना किया जाता है कि सूरज ढलने के बाद कोई भी बच्चा घर से बाहर ना जाए। अब सारे बच्चे घरों में छुपे हुए थे। तब एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि कौन जाने वो तीनों हमें डराने चले गए हों। तभी वो देखते हैं कि कुमाला यहाँ आई और बॉल रख गई। फिर वो बॉल उठाकर बाहर चली गई। सारे बच्चे बॉल लेने बाहर जाते हैं। हालांकि उनमें से एक ने कुमाला के हाथ में चाकू देखा था, पर फिर भी वो कुछ समझ नहीं पाता। पर जैसे वो बाहर आते हैं कुमाला सब बच्चों को बेरहमी से मार देती है। सुबह होते ही गाँव वाले लाशें ढूंढने लगते हैं। एक लाश कुएं के पास पत्तों के नीचे मिली और एक कुएं के अंदर थी। जब सैम पानी निकालता है तो कुएं का पानी खून से लाल होता है। बाकी बच्चों की लाशें खेतों में बिखरी पड़ी थी और सबके सर शरीर से अलग थे। सारे सिर लकड़ी पर पिरोए गए थे, एक ऊपर एक नीचे, जैसे कोई डरावनी माला हो। ये देखकर सब गांव वाले और सुजीमन भी डर जाते हैं। वहाँ कुमाला की गुड़िया भी मिलती है। अब सबको शक होता है कि ये सब कुमाला ने किया है या उसके फादर ने। सुजीमन उनसे कहता है कि तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मैंने ये सब किया है, और अगर तुम मेरी बेटी पर इल्जाम लगाना चाहते हो तो वो ये सब कैसे कर सकती है, वो तो ठीक से चल भी नहीं सकती। सुजीमन भी यकीन नहीं कर पाता कि कुमाला ने ये सब किया है, पर उसे याद आता है कि कभी कभी कुमाला चलती भी है और अजीब हरकतें भी करती है। उसे शक होता है कि शायद वही हो। वो तहखाने में जाकर देखता है तो वहाँ बोरों से ढका एक बड़ा सा छेद मिलता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी ने ये सब किया है। लेकिन कुमाला की माँ पहली बार बोलती है कि ये सब कुमाला ने नहीं बल्कि सुमाला की आत्मा ने किया है। वो कहती है कि मैंने अपनी आंखों से सुमाला की आत्मा देखी है। जो जीवन अब सबको ये बताना चाहता है। वो कुमाला के कमरे में जाता है और कहता है कि अगर तुम सच बताओगी तो मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, मुझे बताओ उसके पीछे कौन है। तब कुमाला कहती है कि इसके पीछे सुमाला की आत्मा है। कुमाला बताती है कि उसने उसे बहुत रोकने की कोशिश की पर वो नहीं मानी। वो कहती है कि सुमाला की आत्मा ने मुझसे वादा किया था कि जो लोग मुझे तंग करेंगे वो सबको मार डालेगी। सुजीमन ये सुनकर डर जाता है क्योंकि वो जानता था कि कुमाला को सबसे ज्यादा दर्द उसी ने दिया था। वो नौकर को कहता है कि कुमाला को और मजबूती से तहखाने में बांध दो ताकि सुमाला की आत्मा उसे काबू में ना कर सके। इसके बाद वो एक शमन के पास जाता है। शमन कुछ मंत्र पढ़ता है और उस कहानी को समझने की कोशिश करता है कि आखिर वो आत्मा कुमाला के पीछे क्यों है। फिर उसे सब दिखाई देता है कैसे उसकी वाइफ ने बच्चों को पाने के लिए शैतान से सौदा किया था। वो सुजीमन को ये पूरा सच बताता है कि ये सौदा अब उनकी तबाही की वजह बना है। इसके बाद हमें पता चलता है कि आज कुमाला और सुमाला का 9वां बर्थडे था। जब सैम कुमाला से मिलने आई तो कुमाला ने तोहफे में कहा कि आज तुम मेरे पास मत आना, क्योंकि सुमाला ने कहा है कि रात को 12 बजे के बाद यहाँ मौजूद सब लोगों को मार डालेगी और मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें नुकसान पहुँचाए। ये सुनकर सैम अपना बेटा लेकर वहाँ से जाने लगती है। उसका बेटा पूछता है कि हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं, हमें तो सब कुछ यहाँ मिलता है। लेकिन सैम कोई जवाब नहीं देती। रात में जब सुजीमन का नौकर कुमाला को खाना देने आता है तो उसे खाना पसंद नहीं आता। जब वो खाना बदलने को कहती है तो
नौकर बदतमीजी करने लगता है। तभी कुमाला पास रखी एक कॉकरोच उठाकर उसे अजीब तरीके से सजा सिखाती है, जिसे देखकर नौकर भी डर जाता है। अब हमें सुजीमन और शमन के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ सुजीमन शमन से कह रहा होता है कि सबको ठीक करो। अचानक शमन की आंखें सफेद हो जाती हैं और वो डर जाता है। शमन कहता है कि आज शैतान सुमाला पूरी तरह से कमाला पर काबू कर लेगी और सब कुछ तबाह कर देगी। वो सुजीमन को एक डेगर देता है और कहता है कि उसकी ताकत कम करो और उसे मेरे पास लाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। शमन कहता है कि अगर तुमसे कुछ ना हो पाए तो ये डेगर कुमाला के दिल में घोंप देना, क्योंकि इस शैतान की औलाद को इंसानी दुनिया में जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। अब दिखाया जाता है कि कुमाला ने सुमाला की मदद से खुद को आजाद कर लिया है। वो नौकर के कमरे से बाहर निकलकर रोने का नाटक करती है। जब नौकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो कुमाला उस पर हमला कर देती है। नौकर डरकर भाग जाता है और कुमाला उसका पीछा करती है। वो भागता है लेकिन कुमाला दरवाजा तोड़ देती है और घर के अंदर आ जाती है। वो आदमी बचने के लिए भागता है लेकिन कुमाला पीछे से चाकू घुमाकर उसकी तरफ फेंक देती है। चाकू जाके उसके शरीर में लग जाता है और उस नौकर की वहीं पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कुमाला की माँ को, जिसकी आंखें पियानो की आवाज से खुलती हैं। जब वो नीचे आती है तो देखती है कि कुमाला पियानो बजा रही है। फिर अचानक कुमाला अजीब तरीके से चाकू लेकर अपनी माँ पर हमला करती है। उसकी माँ आईने में देखती है कि ये सब सुमाला कर रही है और डरकर माफी मांगती है और पीछे हट जाती है। तभी उसे अपने नौकर की लाश दिखाई देती है और समझ जाती है कि अब वो लोग उसे भी मार देंगे। वो भागकर अपने कमरे में जाती है, दरवाजा बंद करती है और उसके आगे स्टूल रख देती है। सुमाला बार बार चाकू से दरवाजे पर वार करती है और अंदर आने की कोशिश करती है। फिर वो जोर लगाकर दरवाजा तोड़ देती है। कुमाला की माँ रोते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन सुमाला उस पर रहम नहीं दिखाती और उसके पैर में चाकू मार देती है। उसकी माँ दर्द से चीखती है। वो कहती है कि सुमाला मुझे कुमाला से बात करने दो। ये सुनकर सुमाला थोड़ी देर के लिए शरीर का काबू छोड़ देती है। उसकी माँ कहती है कि कुमाला मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा अपनी गलती छुपाने के लिए तुम्हें सजा दी। ये सुनकर कुमाला को बहुत बुरा लगता है। वो माँ को माफ करना चाहती है पर सुमाला फिर से शरीर पर काबू कर लेती है और अपनी माँ को भी मार डालती है। अब सुजीमन घर आता है। घर में सबसे पहले उसे नौकर और फिर अपनी वाइफ की लाश मिलती है। ये सब देखकर वो पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि ये सब उसकी गलती है, क्योंकि उसने सुमाला को मारा और कुमाला से बुरा बर्ताव किया। तभी कमरे की कुर्सी हिलने लगती है। वो देखता है कि कुमाला वहाँ बैठी और सुमाला उसके अंदर है। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। सुजीमन डर कर घर से भागते और गांव जाकर ढोल बजाकर सबको जगाता है। सबको बताता है कि उसकी वाइफ और नौकर मारे गए हैं। गांव वाले घर जाकर लाशें देखते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं। और सुजीमन किसी को नहीं बताता कि ये खून उसकी बेटी ने किए हैं। वो कहता है कि कुमाला को ढूंढो और उसे शमन के पास ले जाना है। गाँव वाले समझ जाते हैं कि ये सब कुमाला ने किया है। वो खून में डूबे बच्चों को भी देखते हैं और उसे मारने निकल पड़ते हैं। सुजीमन कुछ समझ पाता इससे पहले सब निकल जाते हैं। अब वो खुद डेगर लेकर कुमाला को ढूंढने निकलता है। जंगल में उसे कुमाला दिख जाती है पर वो उसे भाग जाती है और थोड़ी देर के बाद पीछे से कुमाला उस पर हमला करती है। सुजीमन पत्थर उठाकर उसके सर पर मारता है और उसे बेहोश कर देता है। वो उसे मारना चाहता है लेकिन नहीं मार पाता, क्योंकि वो जानता है कि असली गलती उसकी नहीं बल्कि सुमाला और उसकी वाइफ की थी, जिन्होंने बेटी से प्यार नहीं किया। वो पछतावे में रो पड़ता है। वो अपनी बेटी को बोरे में बंद कर देता है, लेकिन थोड़ी देर में देखता है कि बोरा खाली है। कुमाला उस बोरे से गायब है, क्योंकि सुमाला ने उसे आजाद कर दिया और अब वो फिर से अपने फादर पर हमला करती है। इस बार सुजीमन हार नहीं मानता और न ही वो डरता है। वो डैगर उसके दिल में घोंप देता है। कुमाला जमीन पर गिर जाती है पर कुछ पल बाद फिर से हंसते हुए उठती है। ये देखकर सुजीमन हैरान हो जाता है। कुमाला कहती है कि जब से मैं इसके शरीर में आई हूँ इसका पूरा शरीर बदल गया है। इसका दिल भी बाएं तरफ से दाएं तरफ चला गया, क्योंकि आपने कभी उसके दिल की नहीं सुनी, इसीलिए ना वो मरी ना मैं। फिर सुमाला अपने फादर पर हमला करती है, उसके हाथ काटती है और 2 कीलें उठाकर सुजीमन की आंखों में घोंप देती है। अगली सुबह गाँव वाले देखते हैं कि सुजीमन का शरीर क्रॉस पर लटका है, जैसे उन्होंने पहले कुमाला को सजा दी थी। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में लौटती है, जहाँ वो आदमी ये कहानी सुना रहा होता है वो दरअसल सैम का बेटा था, जो उसी रात घर छोड़कर चले गए थे, इसलिए वही और उसका बेटा जिंदा बचे। वो कहता है कि अगर बच्चों की मौतें आज भी हो रही हैं तो उसका मतलब सुमाला अभी भी इस गाँव में है। वो कहता है कि हमें सुमाला को पकड़ कर मारना होगा, वो बच्चों को नहीं छोड़ेगी और जब तक वो जिंदा है अपनी बच्चों को रात में बाहर मत जाने दो। सब लोग उसकी बात मानकर घर चले जाते हैं। रात में मुसी बच्चे के फादर को देखते हैं, जिसको सुमाला ने फिल्म की शुरुआत में मारा था। दरअसल वो आदमी इस कहानी पर यकीन नहीं करता और आदमी अब्दी के घर जाता है उसे मारने, लेकिन वहाँ वो सुमाला को देखता है जो एक आदमी की लाश खा रही होती है और यही दिखाते हुए इस फिल्म का एंड हो जाता है। एंड में बताया जाता है कि ये एक सच्ची कहानी है। इंडोनेशिया में सेंट्रल जावा के पास एक गाँव है जहाँ एक डेविल की बेटी रहती है और इसलिए वहाँ के लोग आज भी अपने बच्चों को रात में घर से बाहर नहीं जाने देते। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना।